मेरा विषय है जल की कठोरता, कारण और निवारण। मैं चाहूँगा कि संक्षिप्त में मैं इस विषय के अंदर ही अपने आप को फोकस कर पाऊँ, क्योंकि ये स्पेसिफिक है। जल के बारे में सब लोगों ने उसके आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, शैक्षणिक सारे पहलुओं पर बात कर ली। अब मैं सिर्फ एक उसके रासायनिक पहलू का एक छोटा सा हिस्सा, जल की कठोरता, उसके क्या कारण हैं और उसके निवारण के क्या उपाय हैं, इस पर मैं अपना व्याख्यान दूंगा। मेरी वार्ता के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। पृथ्वी पर जल का भौगोलिक वितरण किस प्रकार है। जल सभी जानते हैं कि पूरा जो पृथ्वी ग्रह है उस पर करीब 71% जल से पूरा ग्रह आच्छादित है, लेकिन उसका भौगोलिक वितरण किस प्रकार से है, किन किन रूपों में है, उस पर मैं थोड़ी चर्चा करूंगा। जल के रासायनिक संघटक पर चर्चा करूंगा। सभी जानते हैं कि जल एक सार्वत्रिक विलायक है, कुछ न कुछ मात्रा में सब कुछ इस जल में विलेय है, लेकिन मैं यहाँ पर केंद्रित करूंगा सिर्फ रासायनिक अवयवों के बारे में कि रासायनिक अवयव क्या क्या जल का रासायनिक संघटक बनाते हैं। फिर मैं चर्चा करूंगा कठोर जल क्या है, क्यों उसे कठोर जल कहा जाता है। कठोरता से संबंधित तो मुख्यतः यह है कि पत्थर कठोर होता है क्योंकि वो टूट नहीं सकता, लेकिन जल के बारे में तो ऐसा नहीं है कि जल टूट नहीं सकता, क्या है। तो कठोर जल क्यों उसे कहा गया और उसकी उत्पत्ति के क्या कारण है, इस संबंध में कुछ चर्चा करूंगा। फिर आपने जल की कठोरता भी जान ली, सब कुछ जान लिया, लेकिन उसका विश्लेषण कैसे करते हैं। एक रसायनज्ञ के रूप में जल की कठोरता का विश्लेषण किस प्रकार होता है, इसके संबंध में कुछ चर्चाएं की जाएंगी। और अब वो भी जानने के पश्चात कठोर जल है, सब कुछ है, पता भी हो गया, लेकिन उपयोग तो हम वही जल कर रहे हैं। तो कठोर जल के उपयोग से क्या क्या समस्याएं आती हैं, इसमें मुख्यतः मैं 3 समस्याओं पर केंद्रित करने की कोशिश करूंगा, जिनमें है घरेलू समस्या, औद्योगिक समस्या और स्वास्थ्य संबंधी समस्या। और जल की कठोरता को अंततः जल की कठोरता को दूर करने के भी कुछ उपाय होने चाहिए। यदि समस्या है तो उसका कुछ निदान भी है। तो जल की कठोरता को दूर करने के क्या क्या विभिन्न तरीके हैं, विभिन्न तकनीकें हैं, उस पर भी केंद्रित करने की कोशिश करूंगा। तो आप जैसा इसमें देख सकते हैं कि पृथ्वी की सतह करीब 71% जल है, लेकिन वह जल क्या हम पूरा इस्तेमाल कर पा रहे हैं, उसको आप इस ग्राफिक्स के जरिए देखिए कि करीब 97% जल जो है वो सागरीय खारे पानी के रूप में है, लवण जल के रूप में है, जो हमें सीधे तौर पर उपयोग नहीं हो रहा है। सिर्फ 3% जल जो है वो शुद्ध मीठा जल है। फिर उस 3% का भी जो शुद्ध मीठा जल है उसमें 68.7% जो जल है वो बर्फ एवं ग्लेशियर के रूप में है। भूमिगत जल सिर्फ 31.1% है, और अन्य जल में जो दलदली है और वायुमंडलीय है, इन सब जलों में 0.9% है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिसको हम दोहन करते हैं, जिसका हम डायरेक्ट उपयोग करते हैं, सतह जल, वो मात्र 0.3% है। और वो 0.3% का भी जो भौगोलिक वितरण है उसमें से 80% आपका झीलों के रूप में है, 11% तालाब एवं पोखर के रूप में है, और 2% जल जो है नदियों के रूप में है। तो पृथ्वी पर नहाने धोने जो भी हम दैनिक कार्य करते हैं उसमें जो कुल उपलब्ध जल है उसका 1% से भी कम हिस्सा हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये 0.3%। अब जल के कुछ रासायनिक संघटकों की चर्चा करेंगे। यहाँ पर सिर्फ हमने उन संघटकों के बारे में चर्चा करने की कोशिश की है जो जल की कठोरता के लिए कहीं ना कहीं से जिम्मेदार हैं। इनमें से आप कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड देख सकते हैं। इनके मुख्य स्रोत क्या हैं, प्रकृत जल में इनकी लगभग सांद्रता क्या होती है और इनके उपयोग से क्या प्रभाव दुष्प्रभाव होते हैं, उस पर ये सारणी में दिखाया गया है। कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट के जो स्रोत हैं वो चूने का पत्थर है, सभी जानते हैं। डोलोमाइट जो कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट है। और सल्फेट के लिए आपका सल्फाइड के अयस्क हैं, जिप्सम है जिसे आप कैल्शियम सल्फेट कहते हैं, और औद्योगिक अपशिष्ट हैं। क्लोराइड के मुख्य स्रोत जो हैं आपका अवसादी चट्टानें हैं और समुद्री धाराएं जिसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा होती है, वो क्लोराइड का मेन ये है। और कार्बोनेट की जो
सतह जल में सामान्यतः मौजूद नहीं होता है, क्योंकि ये तुरंत ही कैल्शियम, मैग्नीशियम इन सब के साथ कार्बोनेट फॉर्म बना देता है। और जो बाइकार्बोनेट है उसकी भूमिगत जल में सांद्रता लेस देन 10 ppm होती है। यहाँ मिलीग्राम पर लीटर और ppm दोनों एक ही हैं, वो हम लोग ppm शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और सोडियम की अधिकता वाले जल में 50 मिलीग्राम पर लीटर तक इसकी सांद्रता हो सकती है बाइकार्बोनेट की। बाइकार्बोनेट की सांद्रता सामान्यतः 500 मिलीग्राम से भी कम होती है, लेकिन जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है और ये कार्बन डाइऑक्साइड जल में विलय होती है, और वहाँ पर बाइकार्बोनेट की सांद्रता करीब 1000 ppm तक हो सकती है। अब इससे क्या प्रभाव पड़ते हैं? सभी जानते हैं कि ये जो क्षारीय मृदा धातुएं हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम इत्यादि, ये कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ सहयोग करके संगत कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट बनाते हैं, जो एक पपड़ी का निर्माण करते हैं। कैल्शियम के संयोग से जो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का जो बनता है, उसमें ऊष्मारोधी पपड़ी बनती है और आपके नल के पाइप वगैरह सब चोक हो जाते हैं। और ये जो सबसे बड़ी समस्या है ऊष्मारोधी पपड़ी बनने की, वो औद्योगिक समस्या है, जिसमें जो बॉयलर या स्टीम जनरेटर जहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, वो बहुत बड़ी समस्या का कारण होता है। इसी तरह आपका सल्फेट के लिए मोर देन 500 ppm यदि जल पर उसका मात्रा है, तो वो जल जो है पीने में कड़वा स्वाद का होता है। और इसी तरह क्लोराइड जो है वो मोर देन 100 ppm यदि जल में है तो खारापन तो आता ही है, साथ ही साथ जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग होते हैं, वस्त्र उद्योग होते हैं, पेपर और संश्लेषित रबड़ उद्योग होते हैं, उनमें यह बहुत ही नुकसानदायक होता है। तो अभी तक हमने देखा एनायनिक अवयवों को, अब आप कुछ चुनिंदा धनायनिक अवयवों को देखिए, जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम है। जैसे कैल्शियम का जो मेन स्रोत है वो जिप्सम है, कैल्साइट, डोलामाइट और कुछ मृदा खनिज हैं। मैग्नेसाइट, डोलोमाइट और पायरक्सेन जो है मैग्नीशियम के स्रोत हैं। ये पायरक्सेन आयनोसिलिकेट होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के आयनों से संयोग करके, और उसमें सिलिकॉन भी होता है। और सोडियम के लिए हैलाइट, जिसे आप सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, मिराविलाइट, सोडियम सल्फेट और कुछ औद्योगिक अपसेट। पोटेशियम के लिए फेल्डस्पार, ये फेल्डस्पार जो है रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स इसको बोलते हैं, और कुछ मृदा खनिज। अब इनमें भी जल में जो मात्रा होती है वो करीब 600 ppm कैल्शियम की, लेकिन जो ब्राइन लवण जल है, समुद्री लवण जल है, उसमें करीब 75,000 ppm तक आपका कैल्शियम हो सकता है। और कई सतह जल स्रोतों में ये करीब 1000 मिलीग्राम मैग्नीशियम होता है, लेकिन लवण जल में यह मात्रा बहुत ही ज़्यादा 57,000 ppm तक होती है। इसी प्रकार सोडियम के भी बारे में, समुद्री जल में करीब 1000 ppm तक और लवण जल में करीब 25,000 ppm तक सोडियम होता है। पोटेशियम की मात्रा सामान्यतः लेस देन 10 ppm होती है, लेकिन जो गर्म जल स्रोत हैं वहाँ पर मोर देन 100 ppm तक आपका कैल्शियम पोटेशियम मिलता है, और जबकि जो लवण जल है, समुद्री जल, उसमें 25,000 ppm तक पोटेशियम होता है। सेम वही समस्या कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ मिलकर के ऊष्मारोधी परत बनाते हैं, नल की पाइपों को जाम कर देते हैं। और इनके कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ एक समस्या ये है कि ये साबुन के साथ जो है झाग उत्पन्न नहीं करने देते हैं। और क्यों नहीं करने देते, ये हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। और सोडियम और पोटेशियम दोनों यदि 50 मिलीग्राम से ज़्यादा हैं तो जल में फेन उत्पन्न करते हैं, और वो फेन युक्त पानी जो है ना, एक तो पीने के योग्य नहीं है, और दूसरा इस फेन की समस्या क्या होती है कि जब आप इसे बॉयलर में पानी इस्तेमाल करते हैं तो पानी का सही स्तर पता नहीं चल पाता है। साथ ही साथ जो स्टीम जनरेटर है उनमें संक्षारण का कारण होता है। सोडियम की 65 मिलीग्राम पर लीटर से भी अधिक मात्रा जो है वो बर्फ निर्माण में समस्या उत्पन्न करती है। अब जैसा कि हमने देखा कठोर जल, ये रासायनिक उसके संघटक देखे। अब कठोर जल क्यों कहा गया और उसकी उत्पत्ति का कारण क्या है? तो सबसे पहले कुछ इसे कठोरता का नाम हार्ड वाटर से दिया गया है। हार्ड वाटर क्यों कहा गया? क्योंकि कुछ जल स्रोतों के पानी से यदि कपड़े धोना हो तो वो बहुत डिफिकल्ट था। इट वॉज डिफिकल्ट टू वॉश द क्लॉथ, दैट्स वाई हार्ड मतलब नाम दिया कि इट इज़ वेरी हार्ड टू वॉश द क्लॉथ, तो वहाँ से हार्ड वाटर आया। सॉफ्ट वाटर उसी का विपरीत जो है सॉफ्ट वाटर नाम दिया गया, क्योंकि वो कपड़े धोने के लिए आसान था। अब कठोर जल किसे कहते हैं? ऐसा जल जिसके कारण साबुन के साथ अधिक झाग उत्पन्न नहीं होता कठोर जल कहलाता है।
और जिसके साथ उत्पन्न होता है, अच्छे से झाग उत्पन्न होता है, वो मृदु जल कहलाता है। ये एक परिभाषा है। लेकिन ये क्यों नहीं होता साबुन के साथ जल उत्पन्न? उसमें जो एक कार्बोनेट कैल्शियम या मैग्नीशियम के होते हैं वो कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं? सभी जानते हैं कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड होती है और कुछ जलीय जंतु भी श्वसन क्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं और यह कार्बन डाइऑक्साइड जल में विलय होती है। तो ये जल में जब विलय होती है तो आपका यहाँ कार्बोनिक एसिड बना, जो कि पीएच के साथ जल का जैसे जैसे पीएच चेंज होता है तो ये बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट एनायन देते हैं। और यही बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट एनायन जो कैल्शियम या मैग्नीशियम धनायन है उनके साथ संयोग करके, जैसे यहाँ पे हमने सिर्फ एक उदाहरण बताया है कि ये कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। तो एक औषध नदी जल में जो रासायनिक संगठन के रूप में जो कार्बोनेट, कैल्शियम, सल्फेट, क्लोराइड या सोडियम, मैग्नीशियम होते हैं, उनकी सांद्रता का एक औषध यहाँ पर इस तरह प्रदर्शित किया गया है। और जल की कठोरता जो मुख्यतः है वो जल में घुलित आयनों की वजह से होती है, जो कैल्शियम, मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट होते हैं। ये जो है आपको अस्थायी कठोरता देते हैं और इसके अलावा जो क्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट, फ्लोराइड, ये सब जो है अस्थायी कठोरता देते हैं, जिनका आगे की स्लाइड्स में जिक्र किया गया है। अब ये देखिए आपकी जल की कठोरता के प्रकार क्या हैं। तो सन 1960 में वैज्ञानिक क्रिस गिल्बी ने यह सजेस्ट किया था कि जल की कठोरता को दो उसमें बांटा जा सकता है, धनायनों के कारण और ऋण आयनों के कारण कठोरता, और उसी आधार पर हम इसको अस्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता के रूप में बांट सकते हैं। वो कैसे? जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट हैं, ये अस्थायी कठोरता देते हैं। अस्थायी कठोरता का मतलब है कि यदि आप उस जल को उबालें तो क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट होकर के नीचे आ जाएगा और आपको शुद्ध जल प्राप्त होगा। लेकिन जो परमानेंट हार्डनेस है, जिसको आप अस्थायी कठोरता कहते हैं, एक तो इनके सल्फेट, क्लोराइड, नाइट्रेट, ये इनकी और विलेयता बढ़ जाती है और इनकी सांद्रता भी बढ़ जाती है, जो कि गर्म करने पर दूर नहीं होती है। अब आपने कठोर जल के बारे में जान लिया, कठोर जल क्या है, लेकिन कठोर जल के विश्लेषण की तकनीक क्या है? कैसे आप पता करें कि आपका जल कठोर है? तो उसके लिए एक गुणात्मक विश्लेषण ये है कि साबुन के साथ झाग न उत्पन्न होना, ये कठोर जल की पहली प्राथमिक पहचान है। और वो क्यों नहीं होता? क्योंकि जो साबुन होता है वो मेनली जो है सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड होते हैं। तो जैसे यहाँ पर सोडियम एस्टेरेट है और ये कैल्शियम क्लोराइड के साथ संयोग करके ये कैल्शियम एस्टेरेट और सोडियम क्लोराइड बनाएगा। तो ये कैल्शियम एस्टेरेट जो है ये प्रेसिपिटेट हो जाता है और हाथों में या जहाँ पे साबुन आप इस्तेमाल करते हैं वो सफ़ेद रंग का दाग और बन जाता है। अब इसके परिमाणात्मक, ये तो हमने जस्ट पहचान लिया कि हाँ हमारा जल कठोर है, लेकिन कितना कठोर है इसका भी कुछ मापन होना चाहिए रासायनिक भाषा में। तो उस मापन के लिए जो विभिन्न विधियां इस्तेमाल की जाती हैं, एक तो जल कठोरता की परीक्षण किट होती हैं। वो बेसिकली इनमें क्या है कि कुछ कॉम्प्लेक्सिंग रिएजेंट होते हैं और इंडिकेटर होते हैं, इनको मिलाइए जल में, वो एक स्पेसिफिक रंग आएगा, उस रंग का एक चार्ट होता है, उस चार्ट से आप बता सकते हैं कि कितना इसमें कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म में कठोरता को व्यक्त करते हैं। तो कितना कैल्शियम कार्बोनेट कितने ppm है, उसके आधार पर कठोरता को बताते हैं। दूसरा तरीका है आप कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों का आकलन कर लीजिए, चाहे वो आपका आयन क्रोमेटोग्राफी द्वारा हो या अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा हो। कैल्शियम और मैग्नीशियम के कुल आयनों का ज्ञात कर लीजिए और कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म में जब आप लिखेंगे तो इसको 2.5 इंटू कैल्शियम आयन की सांद्रता प्लस 4.1 इंटू मैग्नीशियम आयन की सांद्रता से ये किए। क्यों? क्योंकि ये कैल्शियम कार्बोनेट का जो मॉलिकुलर वेट है वो 100 होता है और ये 40 है और ये 24 है। इसकी जो रासायनिक विधि है, जिसको एक रासायनिक परिभाषित करते हैं और विश्लेषण करते हैं, वो EDTA से कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन बोलते हैं और इसके बारे में मैं थोड़ा विस्तार से चर्चा करूंगा। ये है EDTA मॉलिक्यूल। सभी यहाँ पर कुछ रसायनज्ञ बैठे हैं, इसके बारे में विस्तृत जानते हैं। ये एसिडिक भी होता है, बेसिक भी होता है। एसिडिक के कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कारण और ये एमीन ग्रुप जो है उसके कारण बेसिक होता है। EDTA का पूरा नाम डाई हाइड्रोजन एथिलीन ट्राइमीन टेट्राएस्टेट ये आयन है, जबकि इसको आयन के फॉर्म में नहीं रहेगा तो एसिटिक एसिड बोलते हैं। तो ये प्रायोगिक विधि हम कैसे EDTA का इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए आप सीधे पानी लीजिए करीब 25 ml, उसमें अमोनिया बफर मिलाइए
और इरियोक्रोम ब्लैक टी ये जो है इसके लिए संसूचक का काम करता है। इसको मिलाइए 2-3 बूंद और फिर ब्यूरेट में EDTA लेकर के नॉन मोलरिटी का EDTA लीजिए और उसको टाइट्रेट कीजिए। अब इस EDTA टाइट्रेशन में ये pH क्यों 10 मेंटेन किया जाता है? क्योंकि 10 pH से कम में जो ये कैल्शियम मैग्नीशियम के आयन हैं वो इरियोक्रोम ब्लैक टी जो संसूचक है उसके साथ जो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं वो मजबूत कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, जिससे आपका एंड पॉइंट शार्प नहीं मिलेगा। और यदि pH 10 से ज़्यादा हो जाएगा तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम अपने संगत हाइड्रोक्साइड आयनों के रूप में प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आपके विलयन का जो pH है वो 10 के आसपास ही होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं कि अनुमापन की प्रक्रिया में जो इरियोक्रोम ब्लैक टी है वो कैल्शियम आयन के साथ संयोग करके आपको ये गुलाबी रंग का कलर देगा, जो यहाँ पर आपको दिखाई देता है। ये प्रारंभिक कलर है और ये इरियोक्रोम ब्लैक टी है जिसका जो नाम है वो 3-hydroxy-4-1-hydroxy-2 नेप्थलाइल जो 7-nitro-1-नैप्थलीन सल्फोनिक एसिड का ये सोडियम साल्ट है। आप यहाँ से गिनती कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से। ये डाइएजो के लिए ये नेप्थलीन है जो कंपाउंड है वो ये नहीं चल रहा। तो ये इरियोक्रोम ब्लैक टी के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है। इसकी ये जो 2H+ है ना, ये पॉइंटर काम नहीं कर रहा। एनीवे ये 2H+ निकल के आपको 2H+ और कैल्शियम के साथ इसने कॉम्प्लेक्स बनाया। अब ये जब EDTA के साथ टाइट्रेशन होता है तो EDTA जो है वो कैल्शियम आयन के साथ संयोग करता है और ये मुक्त जो आपका इरियोक्रोम ब्लैक टी है वो अंतिम बिंदु पर ये मुक्त होता है, इसीलिए इसका कलर ब्लू कलर का आ जाता है। तो ये कैल्शियम EDTA के साथ टाइट्रेशन का ये है। अब टाइट्रेशन भी किया गया, लेबोरेटरी में टाइट्रेशन करते हैं। तो बच्चों के लिए ये सावधानी यह है कि टाइट्रेशन के बाद ध्यान रखें कि अमोनिया बफर को तो एक तो फ्यूमोट्स के अंदर रखना चाहिए, क्योंकि ये इसकी तीक्ष्ण गंध से आपको सर दर्द हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है। इरियोक्रोम ब्लैक टी का जो स्टेन है वो आपके कपड़ों या हाथों में ना हो, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कहीं गिरे ना। दूसरा, अनुमापन के पश्चात इन सभी पदार्थों को एक जगह सुरक्षित निपटान करना चाहिए। अब इसकी आपने अनुमापन तो कर ली, अब इसकी गणना कैसे करते हैं वो सिंपल केमिस्ट्री के लोग जानते हैं। N1V1 = N2V2, 1 मोल EDTA 1 मोल कैल्शियम के ये होता है। तो यहाँ पर हमने उदाहरण के तौर पर समझाया है कि कुल कठोरता को कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसके लिए भी एक ये है कि क्यों कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में ही क्यों व्यक्त किया जाता है। उसके लिए एक तो ये है कि कैल्शियम कार्बोनेट का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 100 है, तो आसानी से कैलकुलेशन में ये होता है। और दूसरा, कैल्शियम कार्बोनेट जो है आसानी से प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो यहाँ पर ये टाइट्रेंट वैल्यू है EDTA की नॉर्मलिटी है और ये आपका वॉल्यूम ऑफ सैंपल VS जो है आपने जितना सैंपल लिया और गुणे 100 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गुणे 1000 जब आप का फैक्टर लगाएंगे तो सीधे आपको ppm में कैल्शियम कार्बोनेट की सांद्रता मिल जाएगी। उदाहरण के लिए भी हमने एक समझाने की कोशिश की है कि मान लीजिए आपकी टाइट्रेंट वैल्यू 1.25 है और आपने 0.01 मोलर EDTA से टाइट्रेट किया है, तो आपको 50 ppm कैल्शियम कार्बोनेट की सांद्रता आई और आप इस श्रेणी से आप जस्ट देख सकते हैं कि आपका वो जल मामूली रूप से कठोर है। अब मापन की एक ही इकाई नहीं है, कई इकाइयों से आप कैल्शियम कार्बोनेट को व्यक्त करते हैं। विभिन्न वैज्ञानिकों ने जो भी ब्रिटिश प्रणाली है तो इसमें अमेरिकन डिग्री जो मॉडर्न डिग्री कहलाती है और वो ppm में ही व्यक्त की जाती है, मिलीग्राम पर लीटर या ppm में आप कहें। इसके पहले की जो है ग्रेन्स प्रति गैलन बोलते हैं, एक गैलन 3.79 लीटर और 1 ग्रेन = 64.8 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। तो यदि हम 1 GPG बोलते हैं उसका मतलब ये हो गया कि 17.1 ppm कैल्शियम कार्बोनेट। इसी तरह क्लार्क डिग्री भी है जिसमें 1 ग्रेन प्रति इंपीरियल गैलन उसमें इस्तेमाल किया गया और इंपीरियल गैलन का वैल्यू जो है वो 4.55 लीटर है। तो इसलिए 1 क्लार्क डिग्री बराबर हो जाता है 14.25 ppm कैल्शियम कार्बोनेट। इसी तरह फ्रेंच डिग्री तो सीधे 10 ppm के बराबर है। तो इसका इकाई रूपांतरण इस तरह की, मान लीजिए 1 ppm कैल्शियम कार्बोनेट है तो उसका मतलब ये हो गया कि 0.1 फ्रेंच डिग्री और या 0.7 क्लार्क डिग्री। अब आपने जान लिया कि कठोर जल है, लेकिन अब भारत में कहाँ कहाँ पर कठोर जल है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपने इससे पहले मैं दिखाना चाहूँगा कि
यहाँ पर ये जल की कठोरता कैसे डिफाइन की गई है वर्गीकरण, यदि 0 से 17 ppm के आसपास है तो उसको सॉफ्ट जल, मृदु जल माना जाता है, लेकिन 17 से 60 के आसपास मामूली रूप से कठोर जल है, 60 से 120 जो है आप मध्यम कठोर जल है, 120 से 180 कठोर जल है, और मोर देन 180 ppm जो है अति कठोर जल है। ये जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर है, लेकिन भारतीय मानक में जो पेयजल अधिनियम पेयजल का मानक है उसमें 300 ppm जो है पानी 300 ppm हार्डनेस यदि है वाटर में तो उसको भी पीने के लिए सुरक्षित माना जाता है, और यहाँ तक कि 600 ppm सांद्रता वाला जल भी पीने के लिए यहाँ पर कहा जाता है। तो ये भारत में कठोरता का एक हमने इंटरनेट से प्राप्त किया कि भारत पर कहाँ कहाँ कठोर जल है। उसमें से जो अति कठोर जल है वो आपके उत्तर प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल में है। जो मृदु जल है जिसको सॉफ्ट जल ओनली ये उत्तरी क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में मिलेगा, और पूर्वी क्षेत्रों में ये मिलेगा, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश, असम इत्यादि। बाकी जहाँ जो भी अन्य हैं उन सब में मॉडरेटली हार्ड वाटर है, मतलब मध्यम कठोर जल। अब कठोर जल आपने ये भी जान लिया कठोर जल है क्या, क्या उसकी सांद्रता है, कैसे आप मापन करते हैं। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि कठोर जल से क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। उसमें घरेलू समस्या में सबसे है कि साबुन से झागी उत्पन्न नहीं होता, आपको साबुन बड़ी मात्रा में घिसना पड़ता है। दूसरा, बाथ टब या टाइल्स में मैल जो जम जाती है उससे कई बार फिसल कर लोग आप अक्सर सुनते हैं कि बाथरूम में फिसल करके गिर गए, तो उसका एक कारण ये साबुन की मैल भी वहाँ पे जमना है। कपड़े और बर्तन की चमक में कमी हो जाती है क्योंकि एक कार्बोनेट की एक पतली परत उसमें जम जाती है, और चाय, कॉफ़ी, दाल आदि पकती ही नहीं है, आप ये सब जानते हैं। और दूसरा, औद्योगिक समस्या जो है यहाँ पर वो नल के पाइपों में पपड़ी जम जाते हैं, नल के पूरे पाइप ही ब्लॉक हो जाते हैं, वो कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम सल्फेट इन सब चीज़ों की वजह से। और जो औद्योगिक स्तर पर सबसे बड़ी समस्या होती है वो जो स्टीम जनरेटर्स हैं उनमें करोजन होता है, और ये कास्टिक इम्ब्रिटलमेंट होता है। प्राइमिंग और फॉर्मिंग की समस्या उत्पन्न होती है। प्राइमिंग वह प्रक्रिया है जिसमें वाष्प, जो हमको शुष्क वाष्प चाहिए, जो बॉयलर से शुष्क वाष्प निकलती है वो चाहिए, लेकिन इसमें जो भी कैल्शियम या मैग्नीशियम के आयनों की वजह से वो वाष्प के साथ साथ कुछ नम वाष्प भी जाती है, जो जिसमें से जल्दी कंडेंस होकर के जो वाष्प के लिए पाइपलाइंस होती हैं उनके जॉइंट्स में जाके जमा हो जाती है और करोजन उत्पन्न करती है। झाग की समस्या से आपका जो पानी का स्तर है वो बॉयलर में सही ढंग से पता ही नहीं चल पाता है, और वाष्प जनित की दक्षता में कमी होती है क्योंकि एक परत बन जाती है तो आप कितना भी हीट करें वो पानी तक उतना हीट पहुंचता ही नहीं है। इसी तरह कार्बोनेट, सिलिकेट एवं सल्फेट की परत जमना और ये आपंक जो स्लज उससे निकलता है वो समस्या होती है। अब यहाँ पर एक ही खुशी की बात यह है कि WHO के मुताबिक कठोर जल पीने से कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं नहीं होती हैं, लेकिन कुछ अध्ययनों में ये भी पाया गया है कि कठोर जल से जो बाल आप जैसे ये देख रहे हैं, ये हमने जस्ट एक उदाहरण स्वरूप चिन्हित किया है कि बालों का रंग चला जाना, बालों का झड़ना, ये सब समस्याएं होती हैं। और जिनको पहले से ही कुछ त्वचा रोग है और वो कठोर जल में स्नान करते हैं तो वो उनका हील नहीं होता है, क्योंकि एक मामूली सी परत वहाँ पर बनती है और उसमें जर्म्स जो है बार बार आते रहते हैं। अब आपने देखा कि ये समस्याएं हो गई। अब यहाँ पर हमने घरेलू समस्या को तो आप दूर कर सकते हैं। इसमें एक हमने कहीं पर जानकारी हासिल की थी कि जहाँ पर कठोर जल है तो उससे आप नहाएंगे तो बाल पूरे खड़े हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए एक उसमें जो घरेलू तरीका है कि आप उसमें 1 चम्मच नींबू का रस मिला दें, फिर आप उसमें स्नान करें तो वो समस्या दूर हो जाएगी। कपड़े धोने की भी समस्या, आप जानते हैं कि आजकल डिटर्जेंट इस्तेमाल किए जाते हैं, तो घरेलू समस्या को तो कुछ हद तक हम लोग दूर कर पाते हैं, लेकिन औद्योगिक समस्या जो है वो काफ़ी चिंता का विषय होती है। और उसमें सबसे पहला ये है पपड़ी निर्माण होने से क्या क्या नुकसान होते हैं। एक तो आपके पाइपलाइन ब्लॉक हो जाएंगे तो पता ही नहीं चल पाएगा कि कहाँ ये ब्लॉकेज है, और ईंधन ज़्यादा खपत होगा, और वाष्प जनित में विस्फोट का भी खतरा हो सकता है क्योंकि आप बॉयलर को हीट करते जा रहे हैं। अब इसको निकालते कैसे हैं, आप तार से या किसी लोहे की ब्लेड से खुरच करके पपड़ी तो निकाल सकते हैं, और एक थर्मल शॉक मेथड होता है, हीट करें और ये कर दें तो ये हो जाता है, मतलब ऑल ऑफ सडन हीट करें और उसको कूल करें तो पपड़ी उसकी निकल जाती है। पपड़ी रोकथाम के लिए अब ये तो
एक बार समस्या उत्पन्न हुई तब आप ये करते हैं, लेकिन रोकथाम के लिए ही कुछ विधियां हैं, जैसे कोलाइडिक कंडीशनिंग, कैलोजन कंडीशनिंग। तो ये तो केमिस्ट्री की बात है। इसमें कोलाइडिक कंडीशनिंग में कुछ जो ऑर्गेनिक होते हैं, जो जल में विलय होते हैं, उनको मिला दिया जाता है, तो आपस में इनका कोलाइड नहीं बनता है। कोलाइड एक फॉर्म होता है जिससे कि कैल्शियम या कार्बोनेट आपस में जुड़ नहीं पाते हैं। तो ये बाह्य उपचार में आपका जल का मृदुकरण ये आप उबाल कर सकते हैं। उबालने से समस्या ये है कि आपका कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है। तो यदि आप क्लोज सिस्टम में उबाल रहे हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड जो बनेगी उससे जो है नुकसान हो सकता है, करोजन भी होता है, प्लस गैस एक फॉर्म होगी, कार्बोनिक एसिड फिर से बन जाएगा। क्लार्क विधि, उसी में कैलकुलेटेड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला दिया जाता है तो ओनली कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। तो स्थायी कठोरता दूर करने के लिए सोडा लाइम प्रक्रिया है, जिसमें लाइम भी मिलाया जाता है। लाइम जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडा जो है सोडियम कार्बोनेट। इसके बाद ये परम्यूटेड प्रक्रिया होती है जिसमें जियोलाइट मिलाया जाता है। जियोलाइट जो है वो हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट होते हैं, लेकिन इसके लिए समस्या क्या है कि एक तो आप सोडियम आयन की सांद्रता बहुत बढ़ जाती है, और दूसरा यह एनायनिक अशुद्धियों को दूर नहीं करते हैं। तो कुछ जल की कठोरता दूर करने के औद्योगिक तरीके हैं, जैसे डिस्टिलेशन है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन है, रिवर्स ऑस्मोसिस है और आयन एक्सचेंज प्रक्रिया है। इस पर मैं जस्ट एक ये दिखा दूं कि आसवन कैसे काम करता है। आप हीट करते हैं, वाष्प बनती है और वो कंडेंस होकर के फिर से शुद्ध जल देता है। परानिस्यंदन, नैनो फिल्ट्रेशन और जो रिवर्स ऑस्मोसिस है, इनकी प्रक्रिया एक ही है, बस इनका जो मेम्ब्रेन की साइज है वो सबकी अलग अलग होती है। आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि जो प्रतिलोम पलासनन है वो उसकी जो मेम्ब्रेन साइज है वो सबसे कम होती है, 0.0005 माइक्रोन की। अब ये आयन विनिमय प्रक्रिया है, आप इसको देखिए कि कैसे हम लोग जो बॉयलर में इस्तेमाल किया जाता है, जो किसी भी औद्योगिक इकाई में बॉयलर का होना बहुत ज़रूरी होता है, उसके बिना काम नहीं चलता है। और बॉयलर में किस तरह से जल का शुद्धिकरण किया जाता है, जिसको हम विखनिजीकृत जल या डिमिनराइज्ड वाटर कहते हैं, प्राप्त किया जाता है। सामान्य जल को पहले सैंड फिल्टर में पास किया जाता है जिससे कि सस्पेंडेड पार्टिकल्स निकल जाएं, फिर चारकोल फिल्टर में पास किया जाता है जिससे कि कुछ ऑर्गेनिक अशुद्धियां हो वो निकल जाएं। इसके बाद धनायन रेजिन में पास किया जाता है जिससे कि धनायनिक अशुद्धियां निकलें, फिर ऋणायन रेजिन में पास किया जाएगा तो ऋणायनिक अशुद्धियां, और बाद में इनको फिर से मिश्रित रेजिन में पास करके विखनिजीकृत जल प्राप्त किया जाता है। और इसके कुछ लाभ, उनमें दोष यही है कि रेजिन कॉलम कभी कभी चोक हो जाता है और रेजिन के सुरक्षित निपटान की भी समस्या उत्पन्न होती है। तो हमारा मैं संक्षिप्त में अपने इस व्याख्यान को यहाँ पे कंक्लूड करना चाहूँगा कि जल की कठोरता जो है जल का ही एक गुणधर्म है, और EDTM अनुमापन से जल की कठोरता का मापन किया जा सकता है। और जल की कठोरता को कैल्शियम कार्बोनेट की सांद्रता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है कि कठोर जल है, मृदु जल है या अति कठोर जल है। और जल की कठोरता औद्योगिक इकाइयों के लिए अधिक चिंता का विषय है, ना कि घरेलू समस्या के लिए। और बृहद स्तर पर जल की कठोरता दूर करने के लिए सिर्फ आयन विनिमय तकनीक ही सार्थक सिद्ध होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।